The leader of the opposition has a very good point that she has had multiple occasions. But those who are vigilant get opportunity. You are not vigilant, you are more vigilant. I take care of it. I was being considerate that she came too close to it with 20 seconds left, therefore accommodating. Renuka ji, we'll have a cup of tea today. Question number 271, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. Question number 271, sir. Honorable Minister. Supplementary one, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. सर, आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ कि एससी, एसटी और ओबीसी भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये समुदाय आज भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक पिछड़ेपन और सीमित अवसरों से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार इन वर्ग के उत्थान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि जितनी आबादी उतना हक के सिद्धांत उनके तहत उनके उचित अधिकार और प्रतिनिधित्व उनको मिल सके? उसी के साथ क्या सरकार मार्जिनलाइज सेक्शन में समग्र विकास के लिए जातीय जनगणना करने के लिए प्रतिबद्ध है? ऑनरेबल मिनिस्टर। शेड्यूल्ड ट्राइब और वंचित घटक जो है, वंचित घटक को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। जो जाति व्यवस्था अपने को दिखाई देती है उसमें सामने वाले लोग कई साल सत्ता में रहे और उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई कस्टम को खत्म करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में जागृति आई है और जो पीसीआर एक्ट है, पीसीआर एक्ट के अंतर्गत उनको अपना हक मांगने का अधिकार दे दिया है। 1989 का जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके माध्यम से भी उनको न्याय मांगने का अधिकार है और समाज में जागृति आई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और इसके लिए मतलब दलित, आदिवासी, वंचित घटक आगे आ रहे हैं और इसीलिए उनको जागृति आने के कारण अनेक केसेस बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट पीसीआर एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो था, इसमें मतलब 2004 से 2014 तक 625.74 करोड़ रुपया जो है ये उनको दे दिया था। उसमें 2,53,00,000 लोगों की संख्या थी। 2014 से 2024 तक मतलब 4,001.77 करोड़ रुपए हमने बांटा है और 27.25 लाख लोगों को हमने ये पैसा दे दिया है। तो इसीलिए मतलब ये वर्ग के पीछे मतलब हम लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आए हैं और भी जो गरीब है उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए आपने भी हमें सहकार्य करने की आवश्यकता है। मतलब आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं हम सब लोगों को न्याय और इसीलिए न्याय देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रजनी पटेल जी की है, रजनी पाटिल हमारी अच्छी मैडम हैं और उन्होंने जो सवाल बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार अध्यक्ष मोदी कटिबद्ध है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। मैं आपके द्वारा अठौले साहब को मेरी स्पेसिफिक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने भाषण में दिया। फिर भी 2023 में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में एसटी, एससी आरक्षण के तहत कई पद हर साल खाली रह जाते हैं, विशेष रूप में उच्च स्तरीय पद। उसके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के उम्मीदवार केवल निचले स्तर के ग्रुप सी टाइप नौकरियों के लिए चुने जाते हैं, तो सफाई कर्मियों के पदों पर ही उनका कोटा कंप्लीट होता है। सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि एससी, एसटी समुदायों के लिए केवल निचले स्तर की नौकरियों तक सीमित न रखने और बजाय उसके प्रशासनिक और नीति निर्माण के पदों पर उनको समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले? इसके अलावा आरक्षित पदों के लिए
भरने के लिए ये देरी कब तक आप कम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। आज चेयरमैन सर, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है। तो मतलब 10% आरक्षण दे दिया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने। उसके पहले जो भी मतलब ये आरक्षण है तो भरने की जो सिस्टम होती है, सिस्टम में पूरा आरक्षण भरा जाता है। और जिस तरह रजनी पाटिल जी ने बताया है कि भाई आरक्षण भरने के लिए हमारी कोशिश पूरी जारी है। जब भी रिक्रूटमेंट होती है तब आरक्षण भरा जाता है, वहाँ मतलब एक भी आंकड़ा इधर उधर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे जानकारी दीजिए, जरूर मतलब उसमें ध्यान दे देंगे। लेकिन जो आरक्षण होता है, इस आरक्षण को पूरा भरने की जिम्मेदारी हमारी है। उस घटक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अध्यक्ष महोदय। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ। वैसे तो हमारी केंद्र सरकार पूरे देश में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं और उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, मेरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के द्वारा किस प्रकार से अनुसूचित जाति बाहुल गांव का विकास हो रहा है तथा मध्य प्रदेश में कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित और स्वरोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, अनुदान सहायता घटक का विवरण माननीय महोदय से जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मनीष सदस्या जी के द्वारा जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। और जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो हमें इन बातों पर विचार करते समय हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि 2004 से 2014 के बीच में अनुसूचित जाति के लिए, लाभ वंचित समूहों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 2004 से 14 के बीच में अनुसूचित जातियों के लिए जो बजट था, 16,508.9 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था। वो 2014-24 के अंतर्गत बढ़ के 61,619.59 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह से सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो वंचित समूह हैं, हमारी बहन ने वंचित समूहों के बारे में बात की थी, जो बजट 2004 से 14 के बीच में 6,388.90 करोड़ था, वो 2014 और 24 के बीच में बढ़कर 20,992.82 करोड़ रुपया। हम दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए 4 से 14 के बीच में जो आवंटन था वो 1047.20 करोड़ रुपए का था। वो दिव्यांगजनों के प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जो संवेदनशीलता है वो सर्वविदित है। पहली बार उन्होंने इनको दिव्यांगता से जो संबोधित किया, इससे दिव्यांगजनों के मन में एक उत्साह का उत्साह का वातावरण आया और ये जो 1048.20 करोड़ बजट था, ये बढ़कर 8,821.71 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के हमारे समुदाय के बंधुओं के लिए जो बजट 13,449.28 करोड़ था, वो 2014-24 के बीच में बढ़कर इन 10 वर्षों में 51,276.92 करोड़ रुपया हो गया। ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि केंद्र सरकार वंचित समूहों के लिए, समाज के सबसे अंतिम छोर के अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के समग्र विकास के लिए किस तरह से उनके विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। जहां तक मेरी बहन ने मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के संदर्भ में वहां पर अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में किस तरह से काम हो रहा है, मान्यवर मैं बतलाना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, जिसको पीएम अजय योजना के नाम से जाना जाता है, ऐसे गांव
जो 500 या 500 से ज्यादा की आबादी के गांव हैं और जिसमें 40% आबादी अनुसूचित जाति के बंधुओं की है, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री अजय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया। इसमें 3 घटक हैं: आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास। इन 3 घटकों के अंदर यहां देश भर में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें लगभग हम अगर पूरे देश की बात करें तो आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 23 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 1628.64 करोड़ रुपए जारी किए गए और 11,022 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया। अनुदान सहायता घटक की अगर बात की जाए तो 2,01,006 लाभार्थियों को 1244.849 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और इसी तरह से छात्रावास घटक के अंतर्गत 69,212 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 866 छात्रावासों के निर्माण के लिए 936.27 करोड़ रुपया मंजूर किए गए। ये बताते हैं कि हम अंतिम गांव के, जो हमारा गांव है, अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है, उसके समग्र विकास के लिए भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के संबंध में बताना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.60% है। जो केंद्र प्रायोजित योजना है पीएम अजय योजना, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में 3 घटकों के लिए, यानी आदर्श ग्राम के लिए, अनुदान सहायता के लिए और छात्रावास के लिए 1690 चयनित गांवों के लिए 210.74 करोड़ रुपए जारी किए गए और चयनित 1690 गांवों में से 1223 गांवों को मध्य प्रदेश में आदर्श गांव घोषित किया गया और कुल 5,292 कार्य इन गांवों में किए गए, जिससे कुल 11.5 लाख अनुसूचित जाति की आबादी लाभान्वित हुई है। मध्य प्रदेश में आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में काम किए गए, जिसमें आंतरिक सड़कों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज का निर्माण, पीने योग्य पानी, पेयजल सुविधाएं, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में शौचालय और गांव का ऐसे गांव में विद्युतीकरण। अनुदान घटक सहायता में मुख्य रूप से लघु सिंचाई, बागवानी, बकरी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, इनसे संबंधित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 523.68 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे लगभग 1.5 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 86 छात्रावास स्वीकृत किए गए, जिससे 6,150 छात्र लाभान्वित हुए हैं और 128.3 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। ये मध्य प्रदेश में इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया था माननीय सदस्य के द्वारा, और इसलिए मैंने समग्र देश के बारे में पहले पार्ट में जानकारी रखी, दूसरे भाग में मध्य प्रदेश की जो जानकारी अपेक्षित की गई थी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 51 जिलों में 267 ब्लॉकों में 11,377 गांवों में पूरे देश में 93,231,125 आबादी के लिए इसमें काम किए गए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आंकड़े अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के 1,72,218 गांव 218 व्यक्तियों के लिए उनके लिए प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 32,353 व्यक्ति जो है ना अनुसूचित जाति के, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। इसी तरह से एसटी आबादी के लिए 83,822 गांव मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के बंधुओं को उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 18,396 बंधुओं के लिए रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध हुए। धन्यवाद। The supplementary was very comprehensive. So was the reply. Sir, you know the Honorable Minister, he is having 7th running term in Lok Sabha. 7th running term. He has seen all the regimes of this century.
सप्लीमेंट्री नंबर 4 आदरणीय जया जी। मंत्री जी, मैं भी मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों को मैंने देखा है और महिलाओं के लिए, पिछड़े जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने घोषणाएं की उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया और कितना वापस किया? माननीय मंत्री जी, Any census? Have you taken any census of the number of these women? आप माननीय सदस्य ने हाँ माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश देश का ही एक हिस्सा है और यहाँ जब मंत्री, कोई भी विभाग का मंत्री जब उत्तर देने के लिए खड़ा होता है तो वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो समग्र देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जब जो बात यहाँ पर रखी जाती है, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय जया जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर जवाब दिया। आपने मध्य प्रदेश के लिए पूछा, आपने मध्य प्रदेश का जवाब दिया। आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो मैंने भी उसी संदर्भ में आपसे पूछा। प्लीज, मैंने आपको पूरे देश के लिए नहीं पूछा। You were specifically answering about Madhya Pradesh. How can you just suddenly change and say I'm talking of the entire country? Give us the census. Have you taken a census of the entire country and at least from Madhya Pradesh, since you are from Madhya Pradesh? Honorable Minister. घोषणाएं करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, उत्तर समग्र रूप में ही दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की उन्होंने स्पेसिफिक बात की तो मैं समझता हूं कि मैंने पूर्व में जो उत्तर दिया है, उत्तर का जो दूसरा भाग है वो मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रित करके ही दिया गया। और मध्य प्रदेश में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा पीएम अजय योजना के अंतर्गत जो काम किए गए, चाहे वो आदर्श ग्राम घटक के हों, चाहे वो अनुदान सहायता के हों, चाहे वो छात्रावास योजना के हों, उन्होंने सारे उसकी सारी की सारी जानकारी मैंने रख दी है। और मान्यवर आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको मध्य प्रदेश का फिर से रिपीट कर देता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने आपके जवाब जो बहुत विस्तृत था, और जवाब विस्तृत इसलिए था कि माननीय सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने वो चीजें पूछी थी, पर माननीय सदस्य जया जी जानना चाहती हैं कि आपने जो विवरण दिया है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का दिया है या प्रोजेक्शन का दिया है? सिंपल है, यूटिलाइजेशन वही। मान्यवर मैंने जो उत्तर दिया है पूरी तरह से ऑथेंटिक, पूरी जानकारी के सहित दिया है और इसमें अगर कोई विसंगति होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। सप्लीमेंट्री 5 श्री उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दी है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में क्या इनकी नीति है, क्या योजना है, उसके बारे में जानकारी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक क्षेत्र जो देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या वंचित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनके साथ वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। और वह क्षेत्र है उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कभी कभी अपवाद के लिए एकाध जज भले बन जाते हैं। तो इतना बड़ा समुदाय और इतनी महत्वपूर्ण संस्था, संवैधानिक संस्था, वहाँ अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो यह जो भेदभाव है, इस भेदभाव के रहते हुए
इन वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को समग्र रूप में कभी नहीं दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में क्या सोच रहे हैं, क्या इनका विभाग कार्रवाई कर रहा है? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, मतलब जो भेदभाव है, भेदभाव खत्म करने की कोशिश जारी है। माननीय कुशवाहा साहब ने पूछा है कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन है क्या? नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री को कोशिश करती है, और अनेक जज जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कुछ जज सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो है उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न विधि न्याय डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार हमारी है और लॉ मिनिस्टर को बताएंगे, और SC ST OBC के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसिडर ग्रुप हो सकते हैं उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 272 श्री R धर्मार। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 272 ऑनरेबल मिनिस्टर रखा गया है सभापति। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री R धर्मार। Will the Minister of Education please to the state whether government is proportional to the set of the Center of Excellence and Artificial Intelligence for education across the country? The manner is the plan in the revolution and education system in the country with the application of AI. The details of the funds of estimate, the specific AI application focused by the center, and how it will contribute to the digital transformation for education in terms of the personality, learning, curriculum development, and student and assessment, and the measures that are being taken to ensure that Center of Excellence will benefit educational institutions across all regions of all the country. Honorable member, your supplementary. Your supplementary. Ask your supplementary. Question: how will all be the use to the information, the quality in the higher education, region and intelligent and ranking? Thank you, sir. Honorable Minister. The honorable member has asked for the, as far I could understand about his question, because the first part was just the reading of the main question, which the answer of which already given and laid on the table. In case of higher education, especially in the research, as you know, in this budget, the government has announced a Center for Excellence for AI, an outlay of almost 500 crore rupees. And before that, already 3 Center of Excellence already they have been announced in the previous budget. In case of higher education, the AI, especially in case of research, I would like to inform the Honorable Minister through you that AI will analyze the publication impact and then the records, citation and institutional contributions to improve the ranking framework of the NIRF and as well as the QS global ranking. And as well as the AI-based research analytics tools will help the institution to assess the faculty research impact and functioning utilization. AI-powered collaborative research network will enable universities to connect with the global research partners. Second supplementary, Shri R. Dharmar. The long-term goals for AI driving in education in India. Honorable Minister. Has asked for the goal, long-term goal. In this aspect, I would like to inform you that, inform the honorable member through you that, sir, AI is the new thing which is coming in this world, and the whole world is utilizing the AI in every aspect of the life, and I believe that in near future the AI will be the integral part of the all aspect of the human life. And I feel
in the long term, especially he asked for the long-term goal as or long-term goal of AI in the field of education. And I think that the AI will revolutionize the learning and through the AI-driven pedagogy, assessment, and the governance. Over the time, AI will enable the universal access to the personalized education, ensuring every student, regardless of socioeconomic background, can learn at their own pace. AI-based lifelong learning models will be integrated into the vocational training, skilling, and continuous education to ensure that India's workforce remains future-ready. Supplementary number 3, Shrimati Renuka Chaudhary. The budget. I look into it. I look into it. So AI, we are talking about AI. So you mean start Honorable member, that is why we are discussing artificial intelligence. And we must be grateful to Sri R. Dharmar for raising a very good question. Renuka ji, your supplementary. Sir, the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji had mentioned in recent times that she's allocated a specific budget to establish the Center of Excellence in Artificial Intelligence, and that it will be introduced into education, and we hope to be able to look at a lot more youngsters who are much more savvy about the new markets that we're going to get. Now, sir, I want to know the timeline. The government is prone to making grand announcements with very little follow-up afterwards. So I want a commitment on the floor of this House that what is the timeline for setting up the Center of Intelligence for AI as announced in the budget 25-26, and also what about the state of Telangana? Are they going to give us a commitment or not? Because so far, all the promises that were made on the floor of this House in the AP Reorganization Act have not been implemented. So I want to know that commitment. Honorable Minister. Sir, as mentioned by the Honorable Member, who is the senior member of this House, this AI Center of Excellence, it has been just announced in the earlier budget. And I think that it will take some time, because previously in the previous budget also, the government has announced 3 AI, and already work has been started in that. In the case of present AI, which is just announced in the past budget, so I think it is too early to ask for any deadline in this floor. And I think the government has already. I would like to inform the honourable member that the government has already started, the ministry has already started in working in this. And as you know, as he mentioned, that about the second part, in her second part, the honourable member asked about the Telangana, the deprivation of Telangana. But you know, this in case of the COE made some consortium, because in all the 3 AI Excellence Center, the nodal ministry is the education. In that, we have made some consortium. In that consortium, the IIT Hyderabad, they are also having a great role. They are participating in this consortium, and no states, all the institutions actually under the central government, they are making a consortium, and 11 consortium was made in case of the earlier 3 excellence AI centers, and they have presented their deliberation, and they have been selected on the basis of that. 3 IIT, especially the Delhi IIT, along with the Delhi AIIMS, selected for the health matter, and then the IIT Ropar and the IIT Kanpur. These are the leading IITs and the institutions. Those are leading the AI centers. Those have been announced. But along with those institutions, some other institutions throughout the country are involved. Supplementary number 4, Professor Manoj Kumar Jha.
शुक्रिया सर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय, सांसें अटकी पड़ी थी कि नंबर आएगा कि नहीं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अगर आपकी इजाजत हो तो एक सजदे में 2 दुआएं कबूल करवा लूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सभापति जी की तरफ से माध्यम से मैं आपके समक्ष एक सवाल रखना चाहता हूं। सवाल क्या है? कष्ट का विषय है। एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम था एलिमेंट्री एजुकेशन का, BLED, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 94 में ओपन हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी। NCET के कहने पर इस तरह के प्रोग्राम जिसने शिक्षा की नींव को मजबूती दी, एलिमेंट्री एजुकेशन को, उसको बंद करने का निर्णय मुझे तो विसंगतियों से भरा दिखता है। उस पर क्या पक्ष है? और दूसरे, जवाहर नवोदय विद्यालय की पेंशन के मामले को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उसको सिविल सर्विसेज के मामले के अंदर रिजॉल्व किया जाए या कोई ऑल्टरनेटिव पेंशन स्कीम की जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। माननीय मंत्री जी। Certainly, sir. Sir, these questions don't pertain to the question at hand. None of the supplementaries have anything to do with the main question. And also, it's a different department. He's referring to the school department. But still... One second. Professor Manoj. Professor Manoj. Sir, behave like a professor. Sir, teacher education actually comes under me. So I'm standing up, sir. Sir, I will just inform the member there are 2 aspects. One is the delayed issue. Supreme Court has also made some decisions. I will inform the member after this because this is not relating to the main question at all. Second aspect, he's talking about Navodaya Vidyalaya pension. The honorable member actually sensitized me on this issue just yesterday. And again, because it's not pertaining to the main issue, there is no requirement for me to inform the House at this point. I will keep the member informed. Thank you. Supplementary number 5, Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honourable Minister that is there any curriculum and regulation for AI that has been sanctioned by the government which will allow degree programs to come up in a structured and a formal manner? Honourable Minister. Sir, I would like to inform the Honourable Member through you that the AICTE has developed the model course curriculum on AI, which is now it is running in the different BTech colleges, and as well as in AI data science, and way back in 2021, the faculty development are also being conducted. That we have to not only we have to form a curriculum or a course, we have to sensitize our faculty also. For that faculty sensitization, we have Atal program, training program, Atal Academy, by which the faculty members of the engineering college, those are not so familiar with these new technologies, they are getting educated, they are getting trained through this Atal Academy. And AICTE in December 2024 addressed to all the directors and the principal of AICTE approved institutions to declare 2025 as the year of artificial intelligence and take place signifies a commitment to introduction of integrate AI courses across discipline, foster innovation and research in AI, prepare students for AI-driven industries, promote ethical AI use for the societal benefit. So these are the steps taken by the AICTE, and it will create a workforce, the young workforce of this country, ready for the future. Question number 273, Shri Akhilesh Prasad Singh. Question number 273. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर सप्लीमेंट्री 1, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। सबसे पहले तो हम मंत्री जी के उत्तर में अनुवाद की एक गंभीर गलती है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। अंग्रेजी में मूल रूप से जवाब था कि योजना का आउटले 272 करोड़ रुपया था, जिसमें से यूटिलाइजेशन 2238 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन हिंदी उत्तर में आउटले और यूटिलाइजेशन दोनों को व्यय लिखा हुआ है, जिसके कारण तथ्यात्मक त्रुटि हुई है।
हिंदी का उत्तर बनाने में लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती है। अंग्रेजी के आंसर में जो पहली 2 लाइन है वो हिंदी के उत्तर में गायब है। मुझे हैरानी है, मंत्री जी स्वयं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपके मंत्रालय संसदीय प्रश्न को लेकर ऐसा गंभीर लापरवाही बरत रहा है। हम लोगों को भी मंत्री बनने का अवसर मिला था और हम लोग क्वेश्चन तैयार करने में, कराने में, और जो सेक्रेटेरिएट था उसको कितनी तवज्जो देनी पड़ती थी। और आज संसद की सप्लीमेंट्री, ये तो संकेत ही काफी था। आप भी मंत्री रहे हुए हैं सर। एक एक मंत्री जी को बोलने के लिए आप 15 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं और हम सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको भी नहीं पूछे। एनीवे सर, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मंत्री जी को इस लापरवाही के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्री जी के पास पीएस होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं, माननीय मंत्री जी, उनमें से नहीं, अभी उतना नहीं है। मूल प्रश्न पर आप बात करें। आपके ये तो त्रुटि बताया सर। आपके माध्यम से हम मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, उत्तर में बताया गया है कि देश में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 471 ग्राम तक पहुंच चुकी है। मेरा प्रश्न है कि क्या अब हम दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुके हैं और क्या अब दूध का किसी भी स्वरूप में आयात नहीं किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, इनका प्रश्न जो था वो मंत्री रहे हैं तो उनको पता है और पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार में जो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो गूगल से होता है और उसके ट्रांसलेटर अलग है। तो अब अगर इनको ये मंत्री रहे हैं तो इनको तो पता होना चाहिए इस बात का, और उसका ज्ञान नहीं है तो हिंदी का उत्तर। आपके जमाने में तो क्या क्या होता था वो अगर बताएं, अभी तो बाकी 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन खैर, दूसरी बात हम आपको बता दें, दूसरा प्रश्न जो उनका है कि हम दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भर हम नहीं हैं, हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हैं। और ये 2014 से आज तक के जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने के जो कार्यक्रम चले उसका परिणाम है। हम सिर्फ उन्होंने दूध की उपलब्धता की बात की, हम उनको दूध के उत्पादन की भी बात बता रहे हैं। 2014-15 में इस देश का दूध उत्पादन 146.31 मिलियन मीट्रिक टन था। आज 2023-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 63.5% का ग्रोथ है। तो आज हम दूध में विश्व में पहले स्थान पर हैं। अब दूध के मामलों में, कई मामलों में हम लोग कोई आयात का दूध के मामलों में मिल्क प्रोडक्शन में हम आयात नहीं करते, लेकिन हाँ दूध का हम निर्यात भी नहीं कर पा रहे। उसका कारण है हमारे देश में जो FMD है, फूड एंड माउथ डिजीज होने के कारण हमारे देश में है। उसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें हमारा दूध निर्यात नहीं हो पाता है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत नॉमिनल स्टेज पर हैं, उनको हम विदेशों से आयात करते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। नंबर 1 प्रोडक्शन और आयात भी करते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, डेयरी सेक्टर में कोई कोल्ड चेन का स्टार्टअप जैसा अगर कुछ खोलना चाहे तो उसके सपोर्ट के लिए कोई स्कीम है गवर्नमेंट के पास? सभापति महोदय, डेयरी सेक्टर जो है वो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा है
और सहकारिता के साथ। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बहुत टेक्निकल हैं, मेरे बिना कहे आप जवाब दे रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर में रिप्लाई टू द सेकंड सप्लीमेंट्री ऑफ अखिलेश प्रसाद सिंह। जी महोदय, सॉरी महोदय, हमको लगा कि जल्दी से आपका कुछ समय बच जाए इसलिए हमने इसको कहा, लेकिन जो डेयरी सेक्टर है वो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से डेयरी के प्रोडक्शन का काम होता है और डेयरी जो सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही डेयरी को मिल्क सप्लाई करती है। जहां तक कोल्ड चेन की बात उन्होंने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है और उस HIDF में जिस कोल्ड चेन की ये बात कर रहे हैं उसमें उसका प्रोविजन है। माननीय सदस्य अगर उसमें रुचि रखते हैं तो उसके HIDF का लाभ उठाएं। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री रामचंद्र जांगड़ा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय डेयरी योजना में अनुसूचित जाति माइक कौन है? ये इधर आ जाइए जांगड़ा जी, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय डेयरी योजना में अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अलग से योजना है अनुदान की? अगर है तो स्टेट वाइज लाभार्थी कितने हुए? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने पहले कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्टर में आता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्टर में जब गांव में दूध का खरीद होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, तो उसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है और उसको दूध का लिया जाता है। हम आपको सभापति महोदय एक उदाहरण देना चाहते हैं, सिर्फ एक उदाहरण। बनारस दूध संघ 2021 तक मात्र 11,400 लीटर प्रतिदिन उस दूध संघ में आता था किसानों का। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 2021 में उसको टेक ओवर किया और उसका विस्तार पूरे बनारस के इर्द गिर्द 6 जिलों में उसने किया और जहां मात्र 11,400 लीटर दूध का प्रतिदिन वहां आती थी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी संघ में, अब 2,63,000 लीटर दूध प्रतिदिन उसमें आ रहा है और उसमें सिर्फ दूध से ही किसानों को, जो पशुपालक है, उनको लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि अब NDDB ने उस बनारस दूध संघ में गोबर की खरीद का भी काम शुरू किया है और गांव में जो गोबर है उसको भी लाके वहां बायोगैस प्लांट के माध्यम से बायोगैस का निर्माण किया जाता है। 33 रुपए 2021 में, जहां मात्र 33 रुपए प्रति लीटर दूध का कीमत किसानों को मिलता था, आज 46 रुपए प्रति लीटर किसानों को दूध का कीमत मिल रहा है। यह डेयरी डेवलपमेंट का है और जब डेयरी को बढ़ाया जाता है गांव में, और चूंकि डेयरी सेक्टर के साथ और पशुपालन के साथ ज्यादातर गरीब तबके के लोग जुड़े हैं और 70% महिलाएं जुड़ी उस सेक्टर में, चाहे वो जिस भी समुदाय की महिला हो, अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की महिला हो, सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं और जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, this NDP Phase 1, National Dairy Plan Phase 1, started in 2011-12 and ended up in 2018-19. That means, contrary to what they say, the history of India starts from 2014. This wonderful plan has started in 2011-12 during the UPA tenure. So it has brought a very wonderful result, sir, and it has created opportunities of gainful employment in the dairy sector. 16.88 lakh additional milk producers were enrolled, where the scheme, along with direct employment, was available to 51,000 field functionaries,
which includes about 20,000 new secretaries of the dairy cooperative, more than 31,000 local persons, and lady extension officers and mobile artificial insemination. So this phase 1 has ended in 2019, sir. It started in 2011-12. Whether the government is intending to start NDP phase 2? Honorable Minister. NDP 1 का सवाल है। NDP 1 विश्व बैंक के द्वारा फंडेड योजना थी और 2018-19 में विश्व बैंक के साथ उसका खत्म हो गया और माननीय सदस्य ने जो कहा कि उसका रिजल्ट जो भी आया उसकी एक्जीक्यूटिंग एजेंसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड थी और मात्र भारत सरकार का उसमें जो अंशदान था वह 176 करोड़ रुपए का मात्र अंशदान था और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की EIA जो एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी उसका योगदान था 282 करोड़ रुपया। तो यही तो उनका था। तो अभी उसको चालू करके क्या करेंगे? हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया उसका अगले 5 वर्षों में लक्ष्य है कि जो हमारा 239.30 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन है वो अगले 5 वर्षों में 300 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन पहुंचेगा। ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। NDP 1 शुरू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। Supplementary 5, Dr. V. Shivdasan. Thank you, sir. The dairy farm Dr. workers. V. Shivdasan. Sir, the dairy farm workers are facing lots of problems. Sir. 2 राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है जो दूध की उत्पादकता को और उत्पादन को दोनों बढ़ा रहा है। इसलिए उसको आगे किसी NDP 2 का या 3 का जो भी हो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो मृत हो चुका है। Dr. V. Shivdasan. Respected Chair, dairy farm sector is facing huge crisis because of increasing price of dairy related animal feeds and other expenditure of dairy related works. So if the government is ready to include the project and works of dairy farms in MGNRIG scheme, it is very helpful for dairy farmers and the MGNRI workers. If I would like to know the government has any plan to include the dairy farm works in MGNRIG projects in our local level. Honorable Minister. महोदय, मैंने पहले भी बताया कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है और HIDF के अंतर्गत सभी तरह से जो डेयरी के साथ जुड़े हुए हो और मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं सभी तरह की योजनाओं के लिए वहां वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसलिए और फॉडर की कमी के लिए आज जो भी बात हो वो फॉडर की कमी के लिए सारे लोग जो फॉडर के प्रोड्यूसर्स हैं वो सब लोग उसमें आगे कर रहे हैं। जो लैंड है बंजर भूमि है वहां भी फॉडर उपजाने का उपाय कर रहे हैं। तो इसके लिए उसका सारा प्रयास हो रहा है और माननीय सदस्य अगर उसमें HIDF के फंड से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 श्री संदीप कुमार पाठक। 274 please. Honorable Minister. माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय आपसे बताना चाहती हूं कि Supplementary number 1 reply is on the table of the Mike, please. Supplementary 1. Thank you sir. ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश के समृद्धि को आंकने का एक महत्वपूर्ण पैमाना वहां पे जो उस देश में रहने वाली माताएं बहनें हैं उनकी समृद्धि और सुरक्षा से सीधे सीधे संबंध रखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कि 2018 में ये कानून बनाया गया कि 12 साल से कम उम्र की जो हमारी बहनें हैं अगर उनके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होता है तो उनको मौत की सजा दी जाएगी।
इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कई ओकेशंस पर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये कहा कि मौत की सजा दी जा रही है ऐसे जघन्य अपराधों में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में ऐसे कितने घटनाओं में, जघन्य अपराधों में मौत की सजा दी गई है। राज्यवार ब्यौरा प्रदान करें प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर। प्रश्न इन्होंने पूछा है, ये तो ओएससी से संबंधित है, वन स्टॉप सेंटर का। आपने जो प्रश्न पूछा वन स्टॉप सेंटर का, लेकिन वो पूछ रहे हैं किसी, जो पूरक पूछ रहे हैं किसी दूसरे मामले का पूछ रहे हैं आप। आई थिंक द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज अ पॉइंट। वो पोक्सो का संबंधित जो वन स्टॉप सेंटर है वो महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित ही है। वन स्टॉप सेंटर जो महिलाएं हैं उनको जो डिस्ट्रेस होती है, जो समस्याएं आती है, तो मूल कारण यही है कि महिलाओं की जो भी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। अब अगर डिस्ट्रेस एड्रेस नहीं होगा, वो ही कल्मिनेट होता है आगे की बाकी की समस्या। तो इस परिप्रेक्ष्य में है, अगर आपको उचित लगता है तो उत्तर दें या फिर मैं अगला प्रश्न। It will be fair to the Honorable Minister that such kind of statistical data normally does not arise out of this. The Honorable Minister will get back to you. Mr. Pathak, the Honorable Minister will get back to you on this data and share it with you at the earliest. Supplementary number 2. Thank you, sir. सर, इसी सीरीज में मेरा अगला प्रश्न ये है कि 2016 में केंद्र सरकार ने निर्भया फंड स्थापित किया था 200 करोड़ से, जो खर्चा ही नहीं 200 करोड़ स्टैब्लिश किए और उसको फिर सारे राज्यों में और केंद्र शासित जो राज्य है वहां पर सबको बांटा गया। उसके बाद से ऐसा देखने में आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी आप स्पष्ट करेंगे, सरकार ने कोई पैसा उसमें दिया नहीं है। तो क्या अब इस फंड को और इस आइडिया को सरकार ने अबेंडन कर दिया है? और अगर अबेंडन नहीं किया है, अगर उसका परित्याग नहीं किया है, तो किस फंड के तहत जितने भी एसिड विक्टिम्स हैं या रेप के विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से मदद दी जा रही है? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा है। और भारत सरकार के द्वारा जो निर्भया फंड है, निर्भया फंड के माध्यम से लगातार अभी लगभग 49 परियोजना जो योजनाएं हैं चल रही है। और निर्भया फंड बंद नहीं हुआ, बल्कि समय समय पर जैसे आवश्यकता होती है। आज वन स्टॉप सेंटर जिसकी माननीय सदस्य ने चर्चा की, जो सवाल है, निर्भया फंड के माध्यम से ही 100% ये केंद्र द्वारा संचालित योजना है जो निर्भया फंड के माध्यम से ही चलाए जाते हैं। और देश के सभी जिलों में अभी 812 इसमें से संचालित है। और निश्चित रूप से इस फंड का, इस योजना की जो शुरुआत, ओएससी की जो स्थापना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का एक ये परिचायक है कि उन्होंने लगातार जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, संकटग्रस्त महिलाओं को ओएससी के माध्यम से जो हेल्पलाइन 181 है उसके माध्यम से उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। और वो महिलाएं जो संकट में होती है, वन स्टॉप सेंटर में आती हैं, वहां पर वो अस्थायी तौर पर 5 दिन, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे, चाहे उनको आवश्यकता चिकित्सा की हो, आवश्यकता विधि परामर्श की हो, या फिर उनको आवश्यकता अगर पुलिस की हो, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और अगर समस्या का समाधान न हुआ तो चाहे तो 10 दिन तक, और 5 के अलावे 10 दिनों तक और वो रह सकती हैं। उसमें कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और निर्भया फंड के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। निश्चित रूप से ये हम बताएं कि निर्भया के माध्यम से अभी वित्तीय वर्ष 24-25 तक लगभग 7,713 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा ये लगभग 5,840 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल आवंटित राशि का लगभग 76% है, 76% है। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री आदित्य प्रसाद। माइक से। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर
द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मामले कौन से हैं? इनमें से कौन से मामले प्रमुख हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि जो वन स्टॉप सेंटर के द्वारा प्राप्त मामले मुख्य रूप से लिंग आधारित हिंसा जैसी यौन हिंसा, घरेलू हिंसा शामिल है। हालांकि साइबर अपराध और नागरिक या गैर आपराधिक प्रकृति के मामले भी वन स्टॉप सेंटर में पंजीकृत होते हैं। इनमें से मामले घरेलू हिंसा व सबसे सामान्य श्रेणी जैसे अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में मामले पंजीकृत होते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्रीमती रंजीत रंजन। जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहबा से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में है कि वन स्टॉप सेंटर लगभग जो 812 कार्यरत है और लगभग 10 लाख 80,000 महिलाओं की सहायता प्राप्त हुई है और ये केंद्र प्रायोजित आप फंड देते हैं। बिहार में 38 जिले में 39 वन स्टॉप सेंटर हैं। एक तो मेरा है कि आपके उत्तर में है कि बिहार सहायता प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं 21-22 और में 7,000, 22-23 में 6,000 लगभग और 23-24 में 7,000 है। लेकिन जब राशि की बात है आपने 22-23 और 23-24 में नील है, तो अगर राशि नील है तो उन महिलाओं की सहायता कैसे की गई है? दूसरा, 38 जिलों में मात्र 39 सेंटर है, 13 करोड़ की जनसंख्या है। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे वन स्टॉप सेंटर और अधिक होने चाहिए, इवन पूरे देश में होने चाहिए? तीसरी बात मैं जरूर कहूंगी, जो अभी संदीप जी भी कह रहे थे, उनको कहना नहीं आया, वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है। आपने भी अभी कहा कि हफ्ता 10 दिन उनको रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? शेल्टर होम में। जो हालात अभी हम लोग कल बोल रहे थे, तो ये दोनों चीजों से जुड़ी हुई है कि महिला की सुरक्षा और अवेयरनेस। क्या 13 करोड़ की जनसंख्या में 39 सेंटर, क्या आधी से ज्यादा महिलाओं को ये मालूम भी है कि वन स्टॉप सेंटर है? अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो क्या अवेयरनेस के लिए और प्रोग्राम होंगे और क्या वन जो स्टॉप सेंटर है उसको और बढ़ाया जाएगा? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मेंबर, आपने एक टिप्पणी की है कि संदीप पाठक जी को कहना नहीं आया। संदीप पाठक जी, one second, Sandeep Pathak raised a good question and both his supplementaries were rational and he showed decorum at the intervention of the chair that the Honorable Minister will come back to him with information. So he, like you, is one of our very vigilant members. I know it was slip of tongue. I am grateful. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय बहुत ही रंजिता रंजन जी बहुत ही सीनियर मेंबर है और चूंकि पूरक 3-4 पूरक उन्होंने पूछा है तो एक एक करके मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। जहां तक बिहार में आपने कहा कि ये वन स्टॉप सेंटर 812 अभी हमारे संचालित हैं और वन स्टॉप प्रत्येक जिला में एक वन स्टॉप सेंटर है। ये डिमांड ड्रिवन है। जिस भी राज्य के माध्यम से कुछ अगर और आवश्यकता है, अगर उनका डिमांड आता है तो हम उसको देते हैं, उसके अनुसार फिर वो स्वीकृति होती है। और इसके साथ ही ये संकटग्रस्त महिलाओं के लिए जो बिहार में बजट की बात आपने की, बहुत सारे राज्य सरकार ऐसे हैं, कई ऐसे राज्य सरकार जिन्होंने ये लगभग जो वन स्टॉप सेंटर है या तो अस्पताल के कैंपस में है या फिर कहीं थाने के आसपास में है, तो राज्य सरकार के द्वारा अपने जो उनके कर्मी हैं, बहुत सारे राज्य सरकार जो अपने कर्मी हैं उनके द्वारा वो संचालित करते हैं। क्योंकि जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक वो अपने राज्य सरकार के कर्मी के द्वारा वो करते हैं। और जब उसके बाद जिस राज्य के अंतर्गत आप देखे होंगे, बहुत विस्तृत हमने सभी राज्यों का ब्यौरा हमने दिया है,
तो जो राज्य नियुक्ति कर लिया है, पैसा उसका खर्च हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि बंद है वहां पर भी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। वहां पर वन स्टॉप सेंटर राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा संचालित किया जाता है। 10 लाख से ज्यादा, ये 2015 से शुरुआत हुई है और 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम सुविधा उपलब्ध कराए हैं। और जब कभी भी वो वन स्टॉप सेंटर का जो या तो स्थायी, हम जब परमानेंट अगर वहां पर बिल्डिंग बनाना हो तो उसके लिए 60 लाख रुपया हम देते हैं। अगर कोई पुरानी भवन है उसको रिनोवेशन के लिए 10 लाख देते हैं। और प्रत्येक जी धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today.